Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umar and we are studying entrepreneurship. This is part B of chapter 4 creativity and business idea. लास्ट क्लास में हमने ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से मार्केट्स में ट्रेंड्स मौजूद हैं और जिनसे हम न्यू आइडियाज़ बिजनेस आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़ पढ़ा था, फिर देखा था किन मेथड्स के ज़रिए हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि किसी मसले को, किसी प्रॉब्लम को क्रिएटिविटी के ज़रिए सॉल्व किया जाए। क्रिएटिविटी क्या होता है? द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडिया टू क्रिएट समथिंग। कि कुछ बनाने के लिए, जब आप कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उस काम को करने के लिए जब आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, किसी आइडिया को यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रिएटिविटी। इन सिंपल वर्ड कि आप एक लफ्ज़ में अगर कहना चाहें तो इट इज़ इन्वेंटिवनेस। ठीक है, कि जब आप कुछ नई चीज़ ईजाद करते हैं, किसी चीज़ के अंदर जिद्दत लेके आते हैं, तो दैट इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी टेंड्स टू डिक्लाइन विद एज, एजुकेशन, लेक ऑफ यूज़ एंड ब्यूरोक्रेसी। एज के हिसाब से क्रिएटिविटी किस तरह डिक्लाइन करती है? वो इस तरह डिक्लाइन करती है कि अगर आप देखें कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादा बहुत क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उन्हें कोई चीज़ दे दें इस तरह की कि उसको वो आप देखें कि वो तोड़ मरोड़ की कुछ नया बना देंगे। ठीक है, आप खेलने खिलौना दे दें, खिलौने से भी कुछ करते रहेंगे। ठीक है, एक बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, जो होते हैं स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उनमें भी देखें तो वो चीज़ों को जमा करके, इकट्ठा करके कुछ नया बना रहे होते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। और जिस डायरेक्शन में आप उनको पुश करेंगे, उस डायरेक्शन में वो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उनमें बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह यंगस्टर जो होते हैं उनकी फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप समझदार होते हैं, आपके अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ आप तवज्जो देना छोड़ देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्रिएटिविटी उन साइड से कम होकर किसी डायरेक्शन में हो जाती है। फिर इसी तरह फिर आप यंग एज से मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर मेच्योरिटी में आपकी क्रिएटिविटी और चेंज हो जाती है। ठीक है, और ज़्यादा नैरो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। फिर इस तरह बड़ी एज में, आखिरी एज में, फॉर एग्जांपल जो बूढ़े लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, उनके अंदर उतनी क्रिएटिविटी नहीं होती। वो अपनी रेगुलर लाइफ में जो उनका एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर, रूटीन के ऊपर चल रहे होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी भी उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है कंपेरेटिव टू यंग या यंगस्टर जो नौजवान होते हैं। ठीक है, वो अक्सर चीज़ों को नए अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इज़ एजुकेशन। एजुकेशन से क्रिएटिविटी कैसे कम होती है? हालांकि एजुकेशन से हमें ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। एजुकेशन से क्रिएटिविटी इस तरह से हम कहते हैं कि कम होती है, जिस तरह से जब कोई बच्चा स्कूल जाने से पहले जितना क्रिएटिव होता है, तो जब उसको स्कूल में लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द कॉन्स्टेंट सेट करते हैं, उसकी बाउंड्री सेट करते हैं, फिर उसको डायरेक्शन देते हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर उसकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, कोई चीज़ तोड़ ना दे, उससे हट के वो क्या करता है कि वो एक प्रोडक्टिव वे में अपनी क्रिएटिविटी का इजहार करता है। अब बाकी साइड से उसकी क्रिएटिविटी कम हो गई है, लेकिन उसको एक रास्ता मिल गया, एक स्कोप मिल गया। इसी तरह से फिर जो स्कूल का स्टूडेंट है वो कॉलेज में जाता है, तो स्कूल के बाद उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि वो एफएससी करेगा, एफसीएस करेगा, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। तो जिस एजुकेशन के अंदर वो जाना चाहता है उसकी क्रिएटिविटी और नैरो डाउन हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल कोई प्री इंजीनियरिंग करता है तो मेडिकल साइड की क्रिएटिविटी उसके वो सारी एक साइड पे कर देता है। ठीक है, वो अपना एक फील्ड सेलेक्ट कर लेता है। इसी तरह से प्री इंजीनियरिंग के बाद वो अगर इंजीनियरिंग में जाता है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, सिविल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और काफ़ी सारी इस तरह की इंजीनियरिंग डिग्रीज़ हैं, या कुछ और ऐसी डिग्री करता है, बिजनेस साइड पे चला जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता है। तो अब वो जो अपने लिए फील्ड सेलेक्ट करता है, उस फील्ड के अंदर वो क्रिएटिविटी का इजहार करता है, बजाय इसके बाकी चीज़ों को वो क्या करता है, उस साइड पे होती जाती हैं, वो उनको फिल्टर करता है, या यूँ कह लें कि नैरो डाउन करता है। ठीक है, अपना स्कोप क्लियर करता जाता है और अपनी क्रिएटिविटी की डायरेक्शन उसकी बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हो जाती है। इसका मतलब कि उसकी क्रिएटिविटी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, एक चीज़ के अंदर वो माहिर हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों को वो छोड़ता जा रहा है। इसी तरह से लेक ऑफ यूज़ में ऐसे होता है कि जैसे प्रॉब्लम्स के अंदर जब किसी को क्रिएटिव तरीके से चीज़ सॉल्व करने का मौका ना मिले, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल मसाइल में हम इस्तेमाल ना करें, तो हम उसको किसी कोई ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइंस हों जिनको यूज़ करके हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो क्रिएटिविटी का जितना यूज़ कम होगा उससे क्रिएटिविटी उससे भी डिक्लाइन होती है। और एट द एंड ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसमें रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें कोई खुद से इंसान नहीं कर सकते। तो ब्यूरोक्रेसी में होता है कि आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, खुद से आप खुद कुछ भी नहीं करते। क्रिएटिविटी कैन बी अनलॉक्ड बाय यूजिंग एनी ऑफ द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक।
किसी तरह की भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज़ करके हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। हेयर वी हैव सम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने चैप्टर 9 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है और क्या तरीकाकार होता है, रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़े थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो क्रिएटिविटी कैसे उससे हम जनरेट करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट होती है और उससे जो हम आइडियाज़ जब जनरेट करने लगते हैं तो हम सारे आइडियाज़ को साथ साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो दीवारें होती हैं वॉल्स के ऊपर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। इस तरह उसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगाए जाते हैं, रिबन से उनको कनेक्ट किया जाता है। फिर बड़े कार्ड्स होते हैं या चार्ट्स होते हैं जहाँ पे मार्कर या पेन के ज़रिए हम इस तरह की फ्लो चार्ट टाइप की चीज़ बनाते हैं, जहाँ पे हम मुख्तलिफ आइडियाज़ को लिखते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं और फिर उनको कनेक्ट करके आखिर में उनको कंक्लूड करते हैं, जिससे हमारे पास एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन या आइडिया डेवलप हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि जितने भी हमारे पास ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सब का एजुकेशन लेवल, उनका एक्सपीरियंस लेवल, उनका नॉलेज लेवल इक्वल होना चाहिए, सेम लेवल के ऊपर होने चाहिए। उनमें कहने का मकसद ये है कि कोई एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट होने से सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक्सपर्ट जो है ऑटोमेटिकली उसकी पार्टिसिपेशन, उसके आइडियाज़ जो है कंपैरेटिवली दूसरों से डिफरेंट होते हैं और वो ज़्यादा चीज़ को समझता है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर साइड पे ही अपना जो है ना आइडियाज़ जनरेट करता है। बाकी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उससे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं, उसे फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो जब कोई किसी को फॉलो करता है, किसी दूसरे के आइडिया के ऊपर ही एग्री कर लेता है, तो फिर वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स हों वो एक ही लेवल के ऊपर हों। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी जो है ना वो भी सेम बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि दिस मेथड फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। ठीक है, कोई भी आइडिया उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं हम। किसी प्रोडक्ट के ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, या किसी सर्विस के ऊपर या किसी आइडिया के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं ताकि उनको हल करने के, उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर करने का तरीका ढूंढा जाए, उनको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने ये देखना होता है कि हम जो जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनका मोरल जो है वो मेंटेन रहे, उनके अंदर जो है ना वो एक डिसिप्लिन कायम रहे, वो एंथुसियास्टिक रहें। नेक्स्ट वी हैव गॉर्डन मेथड। गॉर्डन मेथड में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है वो हमें वो नहीं पता होती कि इसमें जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं दे आर अनअवेयर अबाउट प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास मसला होता है, ठीक है, हमें पता है कि कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई मसला हो रहा है, कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, लेकिन हमारे पास उसकी कोई ख़ास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। ये नहीं पता होता कि मसला कहाँ पे है, किस नौइयत का मसला है, प्रॉब्लम के बारे में हमें डिटेल मालूम नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो उसकी सिम्टम्स होती हैं उनको सामने रख के उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलें। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड तो बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी आइडिया से जितने भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, किसी आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम उस आइडिया से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। जैसे जैसे हम उससे रिलेटेड इश्यूज को सामने लेके आते हैं, उसके ऊपर जितनी डिटेल में जाते हैं, उतनी ही हमारे पास सॉल्यूशंस और आइडियाज़ जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें आपस में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्री एसोसिएशन। इसमें यह होता है कि वी जनरेट न्यू आइडिया थ्रू अ चेन ऑफ वर्ड एसोसिएशन। हम वर्ड एसोसिएशंस के ज़रिए, वर्ड एसोसिएशन क्या होता है कि हम एक लफ्ज़ से नए लफ्ज़ निकालते हैं, हम एक वर्ड से न्यू वर्ड्स बनाते रहते हैं एसोसिएटेड वर्ड। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको वर्ड एसोसिएशन की एग्जांपल दूं तो इस तरह हो सकता है, जिस तरह से फ्लावर जो होता है, फ्लावर से एसोसिएटेड वर्ड क्या है, गार्डन। ठीक है, गार्डन जो है वो फ्लावर से एसोसिएटेड है। अब गार्डन से एसोसिएटेड क्या चीज़ हो सकती है, गार्डन से एसोसिएटेड चीज़ जो होती है वो ट्रीज़ हो सकते हैं, दरख्त। ठीक है, ट्रीज़ से एसोसिएटेड वी कैन से बर्ड्स, परिंदे, और इस तरह से उनसे एसोसिएटेड चीज़ें जो है ना, इस तरह से हम वर्ड एसोसिएशन करते हैं। एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ें जितनी भी एसोसिएट होती हैं उनको हम साथ जोड़ते जाते हैं और हमारे पास नए आइडियाज़ आते जाते हैं। देन वी हैव फोर्स्ड रिलेशनशिप। फोर्स्ड रिलेशनशिप में ये होता है कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कोई आइडिया जनरेट करते हैं, डेवलपिंग अ न्यू आइडिया थ्रू
लुकिंग एट अ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट प्रोडक्ट को कंबाइन करके हमने आइडिया को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक डॉक्यूमेंट कहीं जमा कराना है या आपको कोई प्रिंटेड लेटर चाहिए या एप्लीकेशन चाहिए, तो अब इस एक प्रॉब्लम के लिए आप कितनी प्रोडक्ट्स को कंबाइन करेंगे। देखें कि जो हमारे पास आती हैं, मिसाल के तौर पे डेल का हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन में हमने टाइप किया, उसके बाद किंगस्टन की यूएसबी में हमने इसको फाइल को स्टोर किया, फिर जाके एचपी के प्रिंटर से हमने जाके प्रिंट लिया और जो उसके अंदर पेज पड़े थे, कॉपी मेड के प्रिंट पेजेस पड़े थे। देखिए मैंने सारी कंपनीज़ के नाम लिए हैं जिनके ज़रिए आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नोटबुक मेथड। कलेक्टिव नोटबुक मेथड में ये होता है कि आप एक प्रॉब्लम अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कर लेते हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि आपने उसको ग्रुप मेंबर्स को कह दिया कि ये 1 घंटे की हमारी उसमें हमने आइडिया 1 घंटे में जनरेट करना है। इस तरह नहीं होता। हर एक के पास एक नोटबुक होती है, उसमें वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ रेगुलरली रिकॉर्ड करते रहते हैं। आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनके साथ शेयर कर ली या एक किसी प्रॉब्लम के ऊपर या कोई भी आइडिया आपने जनरेट करना है, तो उसमें ये होता है कि वो सारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो रूटीन लाइफ में रोज़ाना के अतबार से जहाँ भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, कोई आइडिया उनके जहन में आता है, वो वहीं पे लिख लेते हैं। वो अगर सफ़र में जा रहे हैं, घर पे हैं, किसी के यहाँ हैं, कहीं पे उन्होंने कोई इस तरह का रास्ते में कोई चीज़ देखी जिसकी वजह से उनके माइंड में कोई आइडिया क्लिक किया, तो उन्होंने उसको वहीं पे नोटबुक पे लिख लेना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ उनके पास जमा हो जाते हैं। तो ये कि बहुत ही यूज़फुल जो है ना टेक्निक है क्रिएटिविटी की। उसके बाद देन वी हैव एट्रीब्यूट लिस्टिंग। एट्रीब्यूट लिस्टिंग में क्या होता है, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट बाय लुकिंग एट अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम इसमें प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स देखते हैं, पॉजिटिव कितने, नेगेटिव कितने। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन के फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें तो इसके कितने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में ये आता है कि इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, हम इससे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पर गेम खेल सकते हैं। गेम्स के अलावा हम इससे इंटरनेट इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हम इससे वीडियो बना सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं। अब कितने ज़्यादा इस्तेमाल हैं मोबाइल फ़ोन के। कैलेंडर है इसके अंदर, कैलकुलेटर है और मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है वो आप रूटीन लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। तो अब ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में ये हो सकता है कि ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, इसमें मेजॉरिटी टाइम जो है वो वेस्टेज में जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो ब्लू लाइट है वो आपकी आई साइट को नुकसान भी पहुंचाती है। जो स्क्रीन का वॉच टाइम है तो वो नाइट में या इवनिंग के बाद जो है वो आपके मेंटली आपकी जो ब्रेन है उसके लिए अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। इसके देन वी हैव बिग ड्रीम अप्रोच। ये बहुत मज़े की अप्रोच है। इसमें ये होता है कि आप जिस तरह ड्रीमिंग होती है ना, आप ड्रीम कर रहे होते हैं, उस तरह से आप आइडिया जनरेट करते हैं। यू हैव नो लिमिट्स, नो कॉन्स्टेंट्स। आप मतलब बियॉन्ड द लिमिट आप जो है ना आइडियाज़ लेके आते हैं। आपके पास उन चीज़ों को पूरा करने के वसाइल नहीं होते। यू डोंट हैव रिसोर्सेज टू डू दैट। आप प्रैक्टिकल की तरफ नहीं देखते, आप बस अपने आइडिया को बताते हैं और बिग ड्रीमिंग करते हैं। बिग ड्रीम अप्रोच इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसमें हम लिमिट्स के बारे सोचते हैं। वी हैव पैरामीटर एनालिसिस। पैरामीटर एनालिसिस में हमारे पास जो है ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हम किसी मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी मार्केट नीड का जब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं या नीड एनालिसिस करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो होगा हम क्या करेंगे, उस नीड के पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करेंगे। इस नीड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस नीड के कौन कौन से मेजर्स ऐसे हैं, उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, वी डू क्रिएटिव सिंथेसिस। क्रिएटिव सिंथेसिस में क्या होता है, हम उसके मुख्तलिफ तरह के लिंक्स बनाते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ हम जाते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्व किया जाए। उन पैरामीटर्स को किस अरेंजमेंट में इस्तेमाल करें कि ये चीज़ मसला जो मार्केट नीड जो है वो सॉल्व की जा सके। उसकी कौन सी चीज़ें हैं जो फॉर एग्जांपल मार्केट नीड के कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके लिए हम उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं एक तरह से हम इसमें। उसके बाद क्या करते हैं, रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं कि जहाँ पे हम उसके बदले में हमें आइडिया जनरेट होता है, उसको हम मार्केट में लॉन्च करते हैं और उसके बाद वो उस नीड को पूरा कर देता है। तो यहाँ तक हमारे पास थी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। नेक्स्ट वी हैव इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कोई चीज़ रिप्लेस कर देना, कोई नई चीज़ ऐड कर देना, ठीक है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं जहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि पैकिंग चेंज हो गई, उसकी जो कंटेनर था उस
प्रोडक्ट का जो स्टाइल था, डिज़ाइन था, वो उसके अंदर चेंज आ गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, उसके अलावा फ़ीचर्स, जो स्पेशल चीज़ है वो है क्या है, फ़ीचर्स चेंज हो जाते हैं वो डिवाइसेस के अंदर, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, खाने पीने की चीज़ है, उसकी पैकिंग है। उसके अलावा इस तरह से गाड़ियाँ हो गई और मुख्तलिफ़ तरह की सर्विसेज हैं जिनके अंदर फ़ीचर्स को ऐड कर लिया जाता है या कुछ चीज़ें रिप्लेस कर ली जाती हैं। दैट इज़ इनोवेशन। हमारे पास इनोवेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रेक थ्रू। देखिए, जिसकी वजह से एक टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती, बहुत कम होती है। काफ़ी टाइम के बाद कोई ब्रेक थ्रू टाइप की इनोवेशन होती है। इसमें यूज़ एग्जांपल ले लें, जिस तरह पुराने मोबाइल आपने देखे होंगे काफ़ी हैवी होते थे या बटन्स वाले होते थे, तो उसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस, हम उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी उसमें उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता स्मार्टफोन्स जब आए, तो स्मार्टफोन्स का जैसे आना जो है, दैट इज़ ब्रेक थ्रू। ठीक है, पहला स्मार्टफोन जो है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हुई और आप देखें हमारे पास किस तरह के स्मार्टफोन्स मौजूद हैं। तो अब नई जो मार्केट है, नए जो मार्केट में जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा मोबाइल नहीं जिसकी स्क्रीन बटन से भरी हो। ठीक है, नए जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर क्या है, सारे स्मार्टफोन्स हैं। कुछ ऐसे फ़ोन बनाए गए जिसके अंदर फुल स्क्रीन है और उसके नीचे, बिल्कुल मोबाइल के नीचे ना, की बोर्ड के उसके अटैच किया गया है कि उसको फ्लिप करें तो नीचे से कीबोर्ड सामने आ जाता है। तो वो भी इतने सक्सेसफुल नहीं है। ज़्यादातर मोबाइल वही चलते हैं जो स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं टच स्क्रीन। नेक्स्ट इनोवेशन की जो टाइप है वो है टेक्नोलॉजिकल में आप देखें तो मोबाइल, जिस तरह से अभी मैंने बात की है कि स्मार्टफोन जब स्टार्ट हुए इनका ट्रेंड, तो उसमें देखें उस ट्रेंड जब से स्टार्ट हुआ उस वक्त से लेके अब तक उनके अंदर कॉन्टीन्यूसली चेंज आ रहा है। हर साल मोबाइल कंपनी जो है अपना नया मॉडल लॉन्च करती है। वो जो नया मॉडल होता है उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस मौजूद होती हैं। ठीक है, लाजमी कुछ ना कुछ चीज़, उसकी मेमोरी बढ़ा देते हैं, कैमरा के पिक्सल बढ़ा देते हैं, एक कैमरा ऐड कर देते हैं मज़ीद। उसके अंदर जो ऑडियो है या उसकी वीडियो या उसकी जो स्पीकर्स हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, नई टोन्स ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा उसका जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस, उसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यूएक्स जो है उसको भी बेहतर बनाते हैं, जो हमारे इसको हम कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। इस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती है जो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है ब्रेक थ्रू से। ठीक है, ब्रेक थ्रू कम फ्रीक्वेंट होता है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डिनरी इनोवेशन। ऑर्डिनरी इनोवेशन जो है, हम तो अभी तक मोबाइल की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इसमें भी मोबाइल की एग्जांपल में अगर आप ऑर्डिनरी इनोवेशन को देखें, ये हर फील्ड में होती हैं चीज़ें, ये इनोवेशन होती रहती हैं। हम मोबाइल की एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए हम इसमें बात कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी इनोवेशन में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये मतलब कि इस तरह आप इसकी एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले लें तो प्ले स्टोर पे रोज़ाना कितनी सैकड़ों एप्लीकेशंस जो हैं वो अपलोड होती हैं। ठीक है, हर रोज़ नई एप्लीकेशन आ रही होती है। वो जो नई एप्लीकेशंस आ रही होती हैं वो ऑर्डिनरी इनोवेशन में आती हैं कि हर आए दिन एक नई एप्लीकेशन ऐप आ रही होती है। फॉर एग्जांपल, एक ही यूज़ के ऊपर काफ़ी सारी ऐप्स पड़ी हैं। आप टाइम टेबल की ऐप फाइंड करें तो आपको टाइम टेबल की ऐप मिल जाएगी। आप मोबाइल अलार्म लगाने की ऐप्स देखें, वो मिल जाएंगी। उसके अलावा आप स्केड्यूल करने की चीज़ों को देखें, और उसके अलावा और इस तरह की अकाउंटिंग ऐप्स हैं और पर्सनल असिस्टेंट टाइप की ऐप्स हैं। उसके अलावा बहुत सारी और इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो कि एक ही यूज़ के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस बनी हुई है, और हर एक में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं। उनका इंटरफेस, उनका लेआउट, उनका स्ट्रक्चर, सब में डिफरेंस है। देन वी हैव डिफाइनिंग अ न्यू इनोवेशन। डिफाइनिंग अ न्यू इनोवेशन में ये हो सकता है कि जो भी न्यूनेस है उसको सिर्फ कस्टमर ही डिफ़ाइन करता है, कि कस्टमर का कॉन्सेप्ट होता है कि ये कोई चीज़ न्यू है या नहीं है। अब उसमें किस तरह कस्टमर को उस चीज़ को न्यू उसको फील करता है कि ये कोई नई चीज़ आई है। ठीक है, उसमें ये हो सकता है कि वो उसकी पैकेजिंग या कंटेनर जो होता है उस चीज़ का वो चेंज कर देते हैं। जिस तरह आप पेप्सी या कोका कोला की बॉटल्स देखें, उसके जो दूसरे टिन आते हैं उनको देखें, तो उसके अंदर, पैकिंग के अंदर, उसके कंटेनर जो होता है, उसके डिज़ाइन जो है, वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, उसके अलावा उसमें न्यूनेस को हम इस तरह कह सकते हैं कि स्लाइटली चेंज, मॉडिफिकेशन जो होती है ना, उनको हम कहते हैं न्यूनेस। डिफाइन, हम इसको कस्टमर डिफाइन करता है कि ये चीज़ न्यू है या नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट में हम वी हैव टू टाइप ऑफ व्यूज़। फर्स्ट इज़ कंज्यूमर व्यू पॉइंट। जो न्यू प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन में कंज्यूमर व्यू पॉइंट है वो ये है कि कुछ फिलोसफर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी जो नई प्रोडक्ट है उसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने जिस नीड के लिए नई प्रोडक्ट बनाई है तो उस प्रोडक्ट को चाहिए कि वो क्या करे,
कस्टमर को सेटिस्फाई करे, कस्टमर की नीड को पूरा करे। और दूसरा जो पॉइंट है वो दैट इज़ फर्म व्यू पॉइंट। फर्म व्यू पॉइंट में क्या होता है? फर्म व्यू पॉइंट में ये होता है कि जो नई प्रोडक्ट है वो ज़्यादा रिस्की होती है, उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, मार्केट में अभी लॉन्च हो रही है, कस्टमर का पता नहीं क्या बिहेवियर होगा, कस्टमर पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी नई मार्केट जब आइडेंटिफाई होती है, नई प्रोडक्ट या नई टेक्नोलॉजी आती है, तो कंपनीज जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क देखती हैं, अनसर्टेनिटी देखती हैं कि ये चीज़ रिस्की है, ठीक है। तो फर्म के हिसाब से वो चीज़ रिस्की होती है और कस्टमर के हिसाब से वो चीज़ न्यू होती है। और उसका व्यू पॉइंट ये है कि कस्टमर को उस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ तक हमने इनोवेशन को डिस्कस किया, इसकी टाइप्स क्या हैं और उसमें न्यूनेस क्या होती है, सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले आता है एस्टैब्लिशिंग एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। एस्टैब्लिशिंग एवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है? इसमें हम किसी चीज़ उनको जो आइडियाज़ होते हैं उनको एवेल्यूएट करने के लिए कोई क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करते हैं। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, क्राइटेरिया शुड बी एस्टैब्लिश एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। कि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के हर स्टेज के ऊपर हम जो है ना अपने क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश करें, ठीक है। क्राइटेरिया शुड एवेल्युएट द आइडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। देखें, हम कोई भी आइडिया एवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें जो क्राइटेरिया हो, एक क्राइटेरिया तो उसमें होना चाहिए मार्केट अपॉर्चुनिटी का, कि उसमें मार्केट के हवाले से कितनी क्या अपॉर्चुनिटी है। सेकंड इज़ कंपटीशन, क्या उस आइडिया का कंपटीशन मार्केट में है? अगर मार्केट में कंपटीशन है तो वो ज़्यादा अनसर्टन है, उसमें रिस्क ज़्यादा है हमारे पास। देन मार्केट सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम क्या है हमारा, ठीक है। हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में उसको उसकी सेगमेंटेशन करेंगे, मार्केट टारगेटिंग करेंगे और पोजीशनिंग करेंगे। उसके अलावा हमारी प्लेस, प्राइस, प्रमोशन क्या होगी। फाइनेंशियल फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितना पैसा खर्च होगा, कितना बजट है हमारे पास और रिसोर्सेज क्या है हमारे पास। प्रोडक्शन फैक्टर्स में हम देखते हैं कितनी मशीनरी चाहिए, पाकिस्तान से मिल जाएगी, दूसरे मुल्क से, कंट्री से मंगवानी पड़ेगी। हमारी मशीनरी कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी कॉस्ट आती है, किस चीज़ पे चलती है, बिजली पे चलती है, बिजली की लोड शेडिंग है, किस एरिया के अंदर बिजली अवेलेबल है, ऑयल पेट्रोल के ऊपर चलती है, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाएंगी तो हमारी चीज़ जो है उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो हम इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ आइडिया स्टेज। इसके अंदर हम आइडिया को लेते हैं और आइडिया के ऊपर बात करते हैं कि किस आइडिया के अंदर कितनी सिग्निफिकेंस है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और उसको हम डिटेल में देखते हैं। उसके बारे में जो रिसर्च करनी होती है हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट स्टेज। कॉन्सेप्ट स्टेज में हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट स्टेज के अंदर हम इसको कस्टमर के साथ शेयर करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस तरह की चीज़ अगर डेवलप कर ली जाए तो आपको ये अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो उसके वाले से जो कस्टमर की राय होती है तो वो हमें बताते हैं। एक तरह से हम रिसर्च करते हैं, ये सर्वे करके या फीडबैक लेके लोगों से हम पूछते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। इसमें हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके एक कुछ जो है ना सैम्पल जो होते हैं वो कस्टमर्स को यूज़ के लिए देते हैं। वो कस्टमर्स को यूज़ करके हमें उस पर रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ जी चीज़ किस तरह की है, इसमें कितना रिएक्शन क्या आया है कस्टमर्स का, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इसके लिए आप मेडिकल में देखें, मेडिकल के अंदर सैम्पल मेडिसिन आती हैं जो फ्री में दी जाती हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स अपने कुछ पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करता है और रिजल्ट्स पूछता है कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देन वी हैव टेस्ट मार्केटिंग स्टेज। इसमें हम एक बल्क जो होता है, फर्स्ट प्रोडक्शन का जो एक लॉट होती है वो जो हमने बनाई होती है वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। देखते हैं कि कस्टमर इसको कितना एक्सेप्ट करता है, कस्टमर इस चीज़ को कितना वो कर लिया है, कबूल किया, ठीक है। जब कस्टमर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन वी गो टू प्रॉपर कमर्शलाइजिंग स्टेज, जिसमें हम उस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक कमर्शलाइजेशन स्टेज में क्या होता है कि कंप्लीट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर स्टार्ट में ही होता है कि प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो के आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ करने के लिए जाती है। उसके बाद उसके अंदर एक ट्रेंडिंग में जब वो प्रोडक्ट आ जाती है, लोग उसकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं, तो हम दूसरी स्टेज की तरफ चले जाते हैं विच इज़ ग्रोथ स्टेज। में वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है, फिर ग्रो करते 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 एक पीक पे चली जाती है, इसको हम कहते हैं मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में वो प्रोडक्ट जो है वो मेच्योर हो जाती है, उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर सकती। उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद वो उस चीज़ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोडक्ट को लोग जो है ना अल्टरनेट उसके यूज़ करना शुरू कर देते हैं, रिप्लेस हो जाना शुरू हो जाती है वो प्रोडक्ट, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है जो कमर्शलाइजेशन स्टेज में होता है।
ई कामर्स जो है पिछले कुछ अरसे में आप देखें तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है और उस पर बहुत ज़्यादा काम जो है वो लोगों का चलने शुरू हो गया है। आप इसको अगर इस तरह ऑब्ज़र्व करें कि ई कामर्स का जो ट्रेंड था ये स्टार्ट होने से पहले किसी एक कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लाहौर के अंदर कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, वो अगर कोई प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अब वो उनकी जो प्रोडक्ट है वो लाहौर के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल कर सकते हैं या कुछ बड़े शहरों में फैसलाबाद, मुल्तान या कराची, इस्लामाबाद साइड पे उसको भेज देंगे। बाकी पूरी दुनिया के अंदर बेचना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था या वो सोच भी नहीं सकते थे कि जब ई कॉमर्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इंटरनेट जब आया लोगों के पास, तो उससे क्या हुआ कि ये बिज़नेसेस सारे ऑनलाइन हो गए। जो किसी सिटी के अंदर बिज़नेस काम कर रहा था वो अब इंटरनेशनली प्रोडक्ट सेल कर सकता है, उसकी रीच इंटरनेशनल हो गई है, वो इंटरनेशनल कस्टमर्स को रीच कर सकता है। आप देखें अमेज़ोन के ऊपर बेतहाशा सप्लायर्स बैठे हुए हैं जो कि डोमेस्टिकली प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर होती हैं उनको उठाते हैं और अमेज़ोन के ऊपर सेल करते हैं। इस तरह से अली बाबा के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। यूज़ ई कॉमर्स क्रिएटिवली, इसमें हम जो ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़ हैं हम उनको क्रिएटिव वे में यूज़ करें। आप देखें कि इंटरनेट का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, आप पिछले कुछ सालों में देखें कि जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं उनकी तादाद में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसके अलावा मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। इसके साथ ये है कि अडॉप्शन ऑफ इंटरनेट इन कंपनीज़ हर आए दिन किसी कंपनी की वेबसाइट सामने आती है और कंपनीज़ के अंदर मेजॉरिटी कंपनी के अंदर इंटरनेट कनेक्शन मौजूद होता है, ठीक है। इसके साथ आप देखें एक्सेप्टेंस ऑफ द इंटरनेट एज अ बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में ऐसे होता है कि कंपनीज़ का अपना एक उनका कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना होता है इंटरनेट के ऊपर, आउटलुक के ऊपर। उसके अलावा कंपनीज़ के एक पर्सनल ईमेल वो पोर्टल बना होता है जहाँ पे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फास्टर एंड मोर सिक्योर सिस्टम, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमारे पास बहुत फास्ट और बहुत ही सिक्योर सिस्टम्स आने शुरू हो गए हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनके बैक पीछे जो होता है सर्वर्स जो होते हैं वो लगे होते हैं, वहाँ पे फायरवॉल्स और जितने भी वायरस के मुतालिक और हैकिंग और जितने भी सिक्योरिटी के जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी यूज़ की जाती है। ई कामर्स का बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ वेबसाइट्स। वेबसाइट को देखें तो दे आर इजी टू यूज़ एंड उसका जो उनमें वेबसाइट्स के अंदर इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करना, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, एफिशिएंट तरीका है। सर्चिंग कैपेसिटी जो है वेबसाइट्स के अंदर मौजूद होती है। हर वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन होता है जहाँ पे आप अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि ईमेल रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स होते हैं, जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ईमेल सिस्टम होता है कि कंपनीज़ के अंदर, जिस तरह हमने पहले बात की कि ईमेल सिस्टम कंप्लीट डेवलप हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ट्रैकिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट और ई कॉमर्स में जो वेबसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, वो कस्टमर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। आप देखें गूगल एनालिटिक्स, वो कंप्लीट एक इसका फील्ड है गूगल की, बहुत एक बड़ा सेगमेंट है गूगल एनालिटिक्स जिसके ऊपर आपके सर्च इंजन्स काम करते हैं, जिसके ऊपर आप देखें मुख्तलिफ़ तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। हम क्या करते हैं कि कीवर्ड्स के पूरा चेक होता है कौन से कीवर्ड्स ट्रेंडिंग में है, किस कीवर्ड के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रैफिक आता है। उसके अलावा लोगों के ट्रेंड्स किस तरह शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों का रुझान किस तरह चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ज़रिए हम कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होती है इसमें, बहुत ही इफेक्टिव यूज़ ऑफ प्रमोशन है। अगर आप देखें कि बड़े जो बैनर हैं उसके ऊपर मिसाल के तौर पे लेडीज़ का कोई फैशन डिज़ाइनिंग का पोस्टर लगा हुआ है, तो अब जेंट्स जो हैं, मेल जो हैं, उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लेडीज़ कपड़े ना इस्तेमाल करने होते हैं ना यूज़ करने होते हैं। लेकिन क्या होता है, जिनके लिए होता है वो लेडीज़ भी देखती हैं, जेंट्स भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो इंटरनेट सिर्फ फीमेल्स को और पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को जाके वो प्रोडक्ट जाके उसका एडवर्टाइज करता है, उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है। देन वी हैव डूइंग ई कामर्स एज अ एंटरप्रेन्योरियल कंपनी। ई कामर्स के ऊपर बहुत सारी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो पिछले कुछ सालों में सामने आई हैं, डेवलप हुई हैं। इसमें आप कह सकते हैं ई कामर्स के ऊपर काम करना, प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। इकोनॉमिकली इस पर खर्चा नहीं आता, दुकान नहीं खरीदनी पड़ती, दुकान का किराया नहीं देना पड़ता। उसके अलावा ये होता है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाइड मार्केट रेंज ऑफ कस्टमर्स को टारगेट हम कर सकते हैं और जोग्राफिक जो हमारी लोकेशन है उसके बाहर भी हम कस्टमर्स को चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।